नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। ममता बनर्जी पर मोदी जी ने कड़े प्रहार किए हैं और आपको बता दें कि मोदी जी की ऐतिहासिक रैली पश्चिम बंगाल में हुई है। जिस तरह से भीड़ उमड़ी है, यह बताने के लिए काफी है कि पश्चिम बंगाल की जनता अब बदलाव चाहती है और ममता बनर्जी के शासन से पूरी तरह ऊब चुकी है। उखाड़ फेंकने के लिए जनता तैयार है, लेकिन मोदी जी ने भी स्पष्ट कर दिया कि देखिए अभी चुनाव है। और जैसा मैं पहले कहता आया हूं, बहुत लोग बार बार पूछते हैं कि राष्ट्रपति शासन कब लगेगा, राष्ट्रपति शासन कब लगेगा। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमेशा राष्ट्रपति शासन लगाने की बात पिछले 2 साल से उठाते रहे हैं। जहां तक कि जगदीप धनखड़ जब वहां राज्यपाल थे, बाकायदा उन्होंने गृह मंत्रालय को पूरी विस्तृत रिपोर्ट बना करके भेजी कि जिस तरह से घुसपैठियों को यहां पर बसाया जा रहा है, जिस तरह से ममता बनर्जी की सरकार खुलेआम गुंडों को सपोर्ट कर रही है, जिस तरह से टोलाबाजी कटमनी चल रही है, यहां राष्ट्रपति शासन लगाना ही एकमात्र उपाय है। बावजूद उसके केंद्र ने राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया, जबकि जब तो चुनाव में भी 2 साल बचे थे। अब 2 साल, अब तो 20 दिन बचे हैं मुश्किल से। और यह पहले से तय था, क्योंकि केंद्र नहीं चाह रहा था कि अगर हम राष्ट्रपति शासन लगाएंगे तो ममता बनर्जी ये घूम घूम कर कहेगी कि देखो मोदी ने हमारे अधिकार छीन लिए, लोकतंत्र का गला घोंट दिया। अभी तो मोदी ने किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन पिछले 10 साल में नहीं लगाया। उस कंडीशन के बावजूद भी ये विपक्षी पार्टियां लोकतंत्र की हत्या इस तरह से मोदी को बदनाम करते हैं। और अगर रियल में जो कि जरूरत थी, अगर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता तो ये यूएन पहुंच जाते, सुप्रीम कोर्ट से ये उसको वापसी करा देते और कारण गिनाते कि इतने दंगे तो वहां भी हुए, इतना बवाल तो वहां भी हुआ, वहां क्यों नहीं लगा, यहां क्यों नहीं लगा। और ये सारा बवाल करते, इसलिए केंद्र ने अच्छे से इसको समझा कि भाई किसी तरह ये 2024 लोकसभा चुनाव निपट जाए, केंद्र की सरकार बन जाए। और जैसा मोदी जी ने कहा कि तीसरी बार के टर्म में मैं कड़े फैसले लूंगा, उसमें आप मेरी बात आज नोट कर लो। सबसे कड़े फैसले में एक कड़ा फैसला यह भी है, जिसको मैंने 2 साल पहले कहा था, पश्चिम बंगाल के 3 भाग होना तय है। इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। जैसा इलाज जम्मू कश्मीर का मोदी जी ने किया कि एक लद्दाख को यूटी बना दिया, जम्मू और कश्मीर को एक जगह मिला दिया, यह इलाज किया और उसके बाद वहां पे सीआरपीएफ को सौंप दिया। उसके बाद घर घर की तलाशी हुई, तब जाके वो सफाया, वो भी 5 साल लगे उस काम में। आज भी पूरी तरह गुंडों का सफाया नहीं हुआ है, लेकिन हां ये कह सकते हैं केंद्रीय सुरक्षा बलों की मौजूदगी है, तब वहां वो गुंडागर्दी नहीं कर पा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं कश्मीर की। ठीक इसी पैटर्न पे पश्चिम बंगाल के अंदर भी ये इलाज करना पड़ेगा। और इसके लिए 2024 में पहले ये तय करेंगे बंगाल के लोग कि ज्यादा से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी की आए, लोकसभा में ज्यादा से ज्यादा सीटें आएंगी। उसके बाद यहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। चुनाव होने के बाद सरकार बदलेगी, और सरकार जब बदल जाएगी 24 के चुनाव होने के लोकसभा के बाद, तब उसके बाद यह पैटर्न किया जाएगा, क्योंकि वहां राज्य में भी सरकार होना जरूरी है। या राष्ट्रपति शासन लगा हो, तब राज्यपाल के पास वो अधिकार आते हैं, जैसा मैंने कहा, जैसा कश्मीर में हुआ है। तो एक इलाज होगा ये बंगाल के साथ, एक इलाज होना है केरल के साथ, और एक इलाज होना है पंजाब के साथ। ये 3 राज्यों में कड़े फैसले लेने का समय है, जो लोकसभा चुनाव के बाद होगा। मोदी जी ने जिस तरह से वहां संदेश खाली पर प्रहार किया, संदेश खाली को लेकर बात की, वाकई में वो तो चौंकाने वाली थी। मैंने तो इस पर न्यूज भी की है। जिस शाहजहां शेख को लेकर के ये दावे किए जा रहे थे कि साहब वो फरार है, बांग्लादेश चला गया, आपको बता दूं कि अब पता लग रहा है कि वो तो पुलिस की निगरानी में ही था। जिस तरह की चीजें चल रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता तो खुलकर आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस को पता था कहां है। जैसे ही कोर्ट ने कड़े आदेश दिए, तुरंत जो है पुलिस कहती है लो जी हम गिरफ्तार कर लाए। और गिरफ्तारी कैसी हुई है, शान से गाड़ी में बैठ के आ रहा है, पुलिस के अधिकारी उसकी गाड़ी का दरवाजा ऐसे खोल रहे हैं जैसे मंत्री जी उतर रहे हैं। वीवीआईपी, कोई भय नहीं, कानून का कोई डर नहीं। वो ताज्जुब की बात यह है कि वो पकड़ा भी गया तो ईडी के अधिकारियों पर हमला करने के आरोप में। रेप की जितनी भी एप्लीकेशन जो 150 से अधिक हैं वो आई हैं,
उसमें से एक भी केस में पुलिस ने अभी कार्रवाई शुरू ही नहीं करी। सोचिए पुलिस की मंशा। और इसलिए मोदी जी ने संदेश खाली को लेकर जहां एक तरफ पूरे विपक्ष पर कड़ा प्रहार किया और वहां ममता दीदी को भी घेरा कि ये अब तो दीदी नहीं कहना चाहिए। मुझे तो शुभेंदु अधिकारी जी की वो बात याद आती है। जेएनयू में एक प्रोग्राम था, मैं वहां गया था, तो शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि पहले इनको दीदी कहना बंद करें क्योंकि अब ये आंटी हो गई है। वाकई में दीदी जो है एक ऐसा शब्द है जो बहन के लिए कहा जाता है। अब भाई वो जिस उम्र के पड़ाव पे हैं वो दीदी वाली कैटेगरी में तो नहीं है, अब वो बुआ वाली कैटेगरी में तो हो सकती हैं, उनको आंटी कहा जा सकता है। तो वो जो शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं वाकई में उनके अंदर दीदी वाला प्रेम और वात्सल्य वो है नहीं। तो कुल मिलाकर के ममता बनर्जी अब पूरी तरह बौखला गई। उनको समझ में आ गया कि अब जो 42 सीट हैं इसमें जैसा कि बीजेपी का दावा है 30 सीटें भारतीय जनता पार्टी यहां ले आएगी। जिस तरह का माहौल मोदी जी की रैली में दिखाई दिया, इसके पहले भारतीय जनता पार्टी को कवर करने वाले पत्रकार भी ये कह रहे थे कि 42 में से 25 सीट आएंगी। 25 का आकलन लगा रहे थे कि 20 से 25 सीट आ सकती हैं, क्योंकि दीदी का जो दबदबा है अभी भी बहुत सारे क्षेत्रों में है और उनके साथ मुस्लिम वोटर के साथ साथ कम्युनिस्ट वोटर भी है। लेकिन अब मैं मामला उल्टा देख रहा हूं कि कम्युनिस्ट वोटर जो है वो इस बार भी बीजेपी के साथ आने वाला है, क्योंकि वो भी, उनकी महिलाएं भी दुखी हैं, परेशान हैं, प्रताड़ित हैं। और जिस तरह से मोदी जी ने वहां एक मुद्दा वो भी उठाया है कि जो केंद्र की योजनाएं हैं, जैसे कि फ्री में आवास देना, केंद्र ने करोड़ों लोगों को फ्री में मकान दिए हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल के लोगों को यह सुविधा दीदी ने नहीं लेने दी। अब उस पर मोदी ने प्रहार किया कि एक तरफ केंद्र की योजनाओं को यह लागू नहीं होने दे रही, दूसरी तरफ महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, वहां यहां तक कि दलित महिलाएं, कोई चंद्रशेखर रावण को मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पे बड़ा आजकल प्रसारित किया जा रहा है, देखो दलितों का मसीहा, यह है आंदोलन करने वाला। मैं हमेशा उस पर एक सवाल उठाता हूं, इस वीडियो के माध्यम से फिर एक बार कह रहा हूं कि चंद्रशेखर जी आजाद, आप बहुत बड़े वकील अपने को बन रहे हैं, आप दलितों के मसीहा बन रहे हैं, अंबेडकरवादी नेता कहलाते हैं और कह रहे हैं जी जहां दलित पे अत्याचार होगा मैं वहां जाऊंगा। संदेश खाली कब जा रहे हैं जरा बताएं? संदेश खाली अब तक क्यों नहीं गए जरा ये भी बताएं। और ये मैं बता दूं, ये चंद्रशेखर रावण वहां कभी नहीं जाएगा। महिला दलित हो चाहे नाबालिग बच्ची हो, रेप करने वाला यदि कोई अब्दुल होगा, यदि रेप करने वाला कोई शाहजहां शेख होगा, तब ये कतई उधर का मुंह नहीं करेगा, ना ये वहां जाएगा। क्योंकि भीम मीम का नारा देकर मोदी को हटाने के लिए जो शक्तियां काम कर रही हैं उनका नैरेटिव फिर फेल हो जाएगा। लेकिन दलितों को चंद्रशेखर रावण से पूछना चाहिए कि आप दलित की बात करते हो तो जो संदेश खाली है वहां तो दलितों की महिलाओं पे ही रेप हुए हैं। सेम सीए के मैटर पे मामला था कि जो पाकिस्तान अफगानिस्तान से जो वहां हिंदू जो आए हैं पलायन करके, डर के कारण, अत्याचार के कारण, अफगानिस्तान में तो सिख थे लेकिन बड़ी संख्या में बांग्लादेश और पाकिस्तान से दलित आए हैं, क्योंकि उनकी छोटी छोटी बच्चियों को वहां जिहादी उठा के ले जाते थे। जबरदस्ती धर्मांतरण करना, फिर निकाह करना, सामूहिक रेप करना, यह आम बात थी। और इसीलिए बड़ी संख्या में दलित परिवार पाकिस्तान और बांग्लादेश छोड़कर भारत में आए। कुछ राजस्थान में है, कुछ तो देश की राजधानी दिल्ली में है, लेकिन चंद्रशेखर रावण उनके बीच कभी नहीं गया, ना ये जाएगा, क्योंकि नैरेटिव फेल हो जाएगा। क्योंकि वहां अत्याचार करने वाला कोई अब्दुल है, अत्याचार करने वाला कोई शाहजहां शेख है। इन्होंने पैक्ट कर लिया है कि जहां शाहजहां शेख होगा वहां नहीं जाना, भले ही दलित पर कितना भी अत्याचार हो। और इसी तरह राहुल गांधी जो आदिवासी की बात करता है, जितने विपक्षी पार्टियां आदिवासी की बात करते हैं, संदेश खाली में आदिवासी बच्चियों के साथ रेप हुए हैं, सामूहिक रेप हुए हैं। वहां राहुल गांधी नहीं जाएगा, प्रियंका गांधी वाड्रा नहीं जाएगी, क्योंकि उनका नैरेटिव फेल हो जाएगा। क्योंकि वहां रेप करने वाला कोई अब्दुल है, रेप करने वाला कोई शाहजहां शेख है। यह विपक्षी पार्टी केवल वहां जाएंगे जहां लड़की या महिला जिसके साथ रेप हुआ है वो दलित हो। फिर तो ये नेशनल छोड़िए, इंटरनेशनल मीडिया को खर्चा देकर बुला लेते हैं, बोले आ जाओ इंडिया में मिल गया एक मुद्दा, और सारी गिद्ध जैसे लाश पे चिपटती हैं। इस तरह से ये एक एक केस को वहां उठाती हैं, ब्रेकिंग न्यूज चल रही होती है।
पूरा विपक्ष हल्ला कर रहा होता है, संसद तक को नहीं चलने देते हैं, पूरी ताकत झोंक देते हैं कि एक नैरेटिव बनाया जाए और ऐसा सिद्ध किया जाए कि जैसे देश के जो स्वर्ण हैं, मैं भी उस परिवार में हूं, मैं ब्राह्मण परिवार से, तो ब्राह्मण, ठाकुर और बनिए, ये तीन ही कैटेगरी बच गई। ये पूरी विपक्षी पार्टियां पूरी ताकत झोंक देती हैं ये सिद्ध करने में कि ये जो देश के स्वर्ण हैं ये तो बड़े अत्याचारी हैं, करते हैं। मतलब इतनी नफरत फैला रखी है। और इस वर्ग को मैं कहना चाहूंगा जो स्वर्ण हैं उनको शर्म आनी चाहिए, जो लोग कांग्रेस और आम आदमी पार्टी या ममता बनर्जी की पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, जो ऐसी पार्टियों के पीछे खड़े हैं जो इन्हीं को दिन रात कोसते हैं और इनकी जड़ों में मट्टा डालने का काम करते हैं। बीजेपी है जो सबका साथ सबका विकास कर रही है, सबका विश्वास कर रही है और सबके प्रयास से चल रही है, संतुलन करके चलने वाली पार्टी यहां मुझे एक ही दिखाई दे रही है, भारतीय जनता पार्टी, जिसमें अब मोदी जी ने चुनावी सभाओं का अब दौर शुरू कर दिया है। निश्चित जान लीजिए पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का सुपड़ा साफ तो नहीं होगा, लेकिन इतना जरूर है कि पिछली बार से उनको बड़ा झटका इस बार भारतीय जनता पार्टी बंगाल में देने जा रही है। जिस तरह से आज जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं की फौज भारतीय जनता पार्टी ने खड़ी की है, शुभेंदु अधिकारी और सुकांत मजूमदार, ये दोनों की जोड़ी ने बहुत कमाल करके दिखाया है। और मुझे उम्मीद है कि चुनाव में अब टीएमसी के गुंडों का मुकाबला भी किया जाएगा, बड़ी संख्या में वोट पड़ेंगी और वहां जैसा मैंने कहा 42 में से 30 सीटें भारतीय जनता पार्टी आपको जीतती हुई दिखाई देगी। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।